हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वीडियो लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं कह सकता मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पर हाँ, अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ ली है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो कुछ इसके भी पॉस्टुलेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह को कंसिडर नहीं करता, ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग बनती है इनके बीच में। लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगर एनायन है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर एनायन है तो उसमें लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना जाता है, और अगर लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है तो लिगेंड को उस केस में हम लोग एक डाइपोल मानते हैं। और इन दोनों के बीच में, यानी कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। द 5d ऑर्बिटल्स इन, ये इस तरीके से नहीं लिखना 5, आपको 5 ऐसे लिखना है, नंबर्स में नहीं लिखना 5 आपको वर्ड्स में लिखना है। द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपने क्लास 11th में ही पढ़ा था। बोल रहा है कि किसी भी डी सबशेल की बात करो तो उसमें कितने डिब्बे होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं। सपोज करो मैं 3d की बात कर रहा हूँ तो 3d के पास में 5 ऑर्बिटल होंगी। पाँचों ऑर्बिटल जो होती हैं वो डीजेनरेट होती हैं, मतलब पाँचों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है। तभी तो हम ऐसे फिलिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5, फिर छठा इसमें भरते हैं इस तरीके से। हाउएवर इन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड, एसिमेट्रिकल ऐसे नहीं लिखना, एक साथ ही लिखना है इसे। ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड्स द डी ऑर्बिटल्स आर नो मोर degenerate and splits into two sets of orbitals. The pattern of splitting depends upon the nature of crystal field. क्या बोल रहा है कि हमने बोला कि जो डी ऑर्बिटल्स थी वो किस तरीके की हैं, गैसियस एटम की बात करें तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब सबकी सेम एनर्जी है। लेकिन जब उस सेंटर, ये कब की बात हो रही है, जब तक वो एटम अकेला प्रेजेंट है, लेकिन जब उस सेंट्रल एटम के साथ में लिगेंड जुड़ चुका है तो उसकी ऑर्बिटल्स अब कोई भी क्या नहीं रहती, डीजेनरेट नहीं रहती, और दो हाफ में स्प्लिट हो जाती हैं, दो सेट्स में स्प्लिट हो जाती हैं ऑर्बिटल के। और जो स्प्लिटिंग होती है वो ही डिसाइड करती है कि उसका नेचर कैसा होगा क्रिस्टल फील्ड में। मतलब जो लीगेंड है वो एक वीक लीगेंड है या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये डिसाइड करेगा कि वो जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किस तरीके की होगी। ठीक है, समझ में आएंगे धीरे धीरे पॉइंट्स आगे चल के। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट मतलब कि जिसमें क्या है, आपके पास में 6 लीगेंड्स हैं जुड़े हुए। अगर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की बात करें तो dx² - y² and the dz² orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised in energy, and the dxy, dyz and dxz orbitals which are directed between the axes will be lowered in the energy as compared to the average energy of the spherical crystal field. ये क्या है, एक्सेस एक्सेस अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ 11th क्लास का ज्ञान। तो 11th क्लास का ज्ञान जो था, डी ऑर्बिटल्स आपको पढ़ाई थी, ग्राफ के बेसिस पर समझाई थी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे 5 तरीके की डी ऑर्बिटल्स पढ़ाई थी, dx² - y², dz², dxy, dyz, dz(x), तो उनके बेसिस पे एक्सेस के बारे में बता रहा है। तो आप इसे नहीं भी समझोगे या इग्नोर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि जो dx² - y² और जो dz² वाली हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, dxy, dyz और dxz जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, एज कम्पेयर टू द एवरेज एनर्जी जो कि पूरे ऑर्बिटल में थी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो 5 डिब्बे थे, 1 2 3 4, ये जो 5 डिब्बे थे ये 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक सेट बन जाता है 2 ऑर्बिटल्स का। कौन कौन सी होंगी वो दो ऑर्बिटल्स, एक होगी dx² - y² और दूसरी होगी कौन सी, dz²। इन 2 सेट में स्प्लिट हो जाता है और दूसरा सेट बनता है कितने का, 3 ऑर्बिटल्स का, जिसमें कौन कौन सी आती हैं, dxy आती है, dyz आती है और dxz आती है, ये 3। यानी कि इसकी अगर एनर्जी मैं बोलूँ कि ये एनर्जी बीच की है, ये एवरेज एनर्जी थी इनकी सारी की, ये पूरी सेम एनर्जी थी, तो ये ऊपर लगा दिया हमने, मतलब ये ज़्यादा एनर्जी वाले हैं और ये कम एनर्जी वाले हैं। तो ये जो 2 ऑर्बिटल का सेट बनता है इनको हम लोग कौन सी ऑर्बिटल का सेट बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ईजी ऑर्बिटल्स। और ये जो 3 ऑर्बिटल का सेट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, T2G ऑर्बिटल। यानी कि जो डी ऑर्बिटल हैं वो, या किसी डी सबशेल की जो 5 ऑर्बिटल हैं वो 2 हाफ में स्प्लिट हो जाती हैं। 2 ऑर्बिटल वाले हाफ को हम लोग ईजी बोलते हैं और 3 ऑर्बिटल वाले हाफ को हम लोग T2G बोलते हैं। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि एवरेज एनर्जी से ज़्यादा ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी तो ज़्यादा है और T2G वालों की एनर्जी कम है।
और हमने आबो प्रिंसिपल में क्या सीखा था कि हम लोग उसकी फिलिंग पहले करते हैं जिसमें कम एनर्जी होती है। तो एनर्जी कम T2G में है तो कोई भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मैं फिलिंग T2G में पहले करूँगा और EG में उसकी बाद में करूँगा, क्योंकि उनकी हायर एनर्जी है। और आप वो प्रिंसिपल में यही सीखा था ना कि लोअर एनर्जी वालों को पहले फिल करते हैं, हायर एनर्जी वालों को बाद में फिल करते हैं। पॉइंट पढ़ते हैं आगे और समझ में आएंगी बातें। Thus in octahedral complex the degeneracy of the 5d orbital is partially removed। डीजेनरेसी खत्म हो गई 5d ऑर्बिटल्स की, ये फिर से 5d इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना, आप वर्ड्स में लिखना है इसे 5d, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो 5d ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी थी वो खत्म हो गई, पार्शियली रिमूव हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन थे, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में रिपल्जन बढ़ा, जिसकी वजह से उन्होंने 2 सेट में स्प्लिट कर दिया उसे। 3 ऑर्बिटल का जो सेट होता है उसको हम लोग T2G बोलते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स का जो सेट होता है जिनकी हायर एनर्जी होती है उसे हम लोग EG ऑर्बिटल का सेट बोल देते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यही जो प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्बिटल का एक सेट हुआ करता था 5 का, वो टूट गया और उसने 2 सेट बना दिए, एक 2 ऑर्बिटल का जिसको हम लोग EG बोल रहे हैं और एक 3 ऑर्बिटल का जिसको हम लोग T2G बोल रहे हैं। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी प्रोसेस को जिसमें ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो गई 2 हाफ में, इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इन दोनों की एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अभी मैंने क्या बोला था आपको ऊपर जब वो बना के दिखाया था कि ऊपर वाले की जो एनर्जी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और नीचे वाले की एनर्जी कम थी। तो जो ऊपर वाले की एनर्जी और नीचे वाले की एनर्जी में अगर आप डिफरेंस निकालते हो, उस डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिनोट करूँगा किससे, CFSE से। वही आगे लिखा है, एंड द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय सिंबल ऑफ डेल नॉट। ओ जो है वो इंडिकेट करता है ऑक्टाहेड्रल का साइन। देखो यहाँ पे डायग्राम से कुछ क्लियर होगा। ये 5 मेरे पास में मेटल डी ऑर्बिटल्स थी, ये रही यहाँ पे, सबकी सेम एनर्जी है। ये वेरी सेंटर ये दिखा रहा है कि मतलब सबकी एवरेज एनर्जी इतनी थी, ठीक। तो ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए EG वाले और 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल नीचे आ गए T2G वाले, स्प्लिटिंग हो गई कहने का मतलब। तो हायर एनर्जी वाले कौन से हैं, EG, और लोअर एनर्जी वाले कौन से हैं, T2G। तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके से होती है कि ज़्यादा वाले हो जाते हैं ऊपर और नीचे आ जाते हैं कम वाले, और यानी कि EG ऊपर चला जाता है, T2G नीचे आ जाता है। कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। अब EG डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगी, इन दोनों की एनर्जी सेम है और इन तीनों की एनर्जी एक दूसरे के हिसाब से सेम है, बट इसकी एनर्जी, इस वाले की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, और इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकाल दूँ मैं तो उसी को क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट। जो डेल नॉट का मैग्नीट्यूड है यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, वो डिपेंड करता है किस पे, जो लीगेंड जो है वो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द चार्ज ऑन द मेटल आयन, और मेटल आयन के चार्ज पर डिपेंड करता है। मतलब लीगेंड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लीगेंड पे कितना चार्ज है और मेटल आयन पे कितना चार्ज है, इस चीज़ की वैल्यू पर डिसाइड करेगी डेल नॉट की वैल्यू। डेल नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। द अरेंजमेंट ऑफ द लीगेंड्स इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें हम लोग लीगेंड को लगा देते हैं उनकी इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। कहने का मतलब, जो आपने पिछले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने जो आपको ऑर्डर लिखाया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर हम लोग कहाँ से चुरा के लाएं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से लाएं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं देती। तो वो जो सीरीज़ लिखी थी उसी सीरीज़ को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिख देते हैं, उसे मोर डिफाइंड वे में कुछ इस तरीके से। यहाँ पे और जो छुट गए थे वहाँ पे वो भी ऐड कर दिए गए हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये सारे वीक फील्ड लीगेंड हैं और ये वाले सारे आगे वाले जितने भी हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो ये समझाया भी था आपको, पहले भी ऑर्डर समझाया था, तो आप इस ऑर्डर को बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला ही ऑर्डर याद रखिए। ऑक्सिलेट मैंने वहाँ पे ऐड करने के लिए बोल दिया था, उस ऑक्सिलेट को और ऐड कर लेना वहाँ पे, तो बात बन जाएगी उसी ऑर्डर से। दो ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर क्या बोला हमने आगे, इन D2 एंड D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द D इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द T2G ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द हुम्स रूल। क्या बोला है कि अगर आपके पास में कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आएगा, अब इसके बेसिस पे मेरे को आगे कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, तो अगर कहीं लिखा है कि D2, कहीं लिखा है D3, मैंने क्या बोला अभी आपसे कि 2 सेट में स्प्लिट हो गई ना ऑर्बिटल्स। पहला सेट कौन सा था, T2G का, और दूसरा सेट हायर एनर्जी वाला किसका था, EG का। कुछ इस तरीके से हुआ था। अगर मेरे पास बोला किसी ने कि T2 कन्फिग्रेशन है किसी का, तो मैंने कहा ठीक है D2 है, तो मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, यानी कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कन्फिग्रेशन हो जाएगी T2G2
और Eg में क्या कुछ इलेक्ट्रॉन आए नहीं, तो T2G2 Eg0 इस तरीके से कन्फ्यूजन हो जाएगी इसकी। अगर D3 आता है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 3 लगा देंगे और क्या लिख दूंगे यहाँ पे T2G3 और Eg0। लेकिन अब बात आई कि भाई T2 अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए D4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास में, तो मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरूँ या चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरूँ, कहाँ पे भरूँ, उसके लिए मुझे 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या है वो बातें, समझ में आ गया मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, कि अब आगे क्या बताऊँगा मैं आपको, कि 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने इस तरीके से फिल कर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन जब आपको फिल करना है तो आप यहाँ करोगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे या आगे सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे पूरे को, ये कैसे डिसाइड करोगे, किस लीगेंड में किस तरीके की कन्फिग्रेशन लिखनी है वो समझ लीजिए अब। तो ये डिसाइड करेगा कौन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि डेल नॉट, और पेयरिंग एनर्जी यानी कि पी का मैग्नीट्यूड। कैसे वो पता चलेगा ये सब कुछ, देखो अगर डेल नॉट की वैल्यू लेस देन है पी से, इसका मतलब क्या है कि डेल नॉट जो है वो छोटा हो गया किससे, पेयरिंग एनर्जी पी से, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक Eg ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, गिविंग द कन्फिग्रेशन T2G3 एंड Eg1। कहने का मतलब क्या है, कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है ये देखो, वो रीज़न क्या है वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन याद कैसे रखना है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये मत कहने लगना कि भैया पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा तो पेयरिंग क्यों नहीं होगी, पेयरिंग तो होनी चाहिए, अभी बताऊंगा, तसल्ली रखो, ठंड रखो। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, ये याद रख लेना। कैसे पता लगाओगे, तुम्हें तो लीगेंड, तुम्हें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा आएगा COF6 3 नेगेटिव, तो कैसे पता लगाओगे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है या नहीं है, वो देखिए नीचे, लीगेंड्स फॉर विच डेल नॉट इज लेस देन पी आर नोन एज वीक फील्ड लीगेंड्स एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे लीगेंड्स जिनके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा होती है, ऐसे लीगेंड्स को हम लोग वीक फील्ड लीगेंड्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कहीं लिखा हुआ आया, देखो अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था वही बताता हूँ आपको, कहीं मेरे को ये आ गया COF6 पे 3 नेगेटिव, कहेगा कि इसमें कन्फिग्रेशन लिखे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो कैसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें मैं पहले तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव आ गया, फ्लोरीन को देखूंगा मैं, फ्लोरीन क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लीगेंड है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लीगेंड है, मुझे पता है, मैं तो याद करके बैठा हूँ कि फ्लोरीन वीक फील्ड लीगेंड है, और वीक फील्ड लीगेंड्स के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। पीछे भी याद करके आए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या याद करके आए थे कि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा इसका मतलब उसकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसका मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो कन्फिग्रेशन क्या लिख दोगे, T2G पे 3 और Eg पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ गए बात को, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब उसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि COF6 3 नेगेटिव है, तो उसमें मुझे बताइए कि डेल नॉट की वैल्यू लेस देन पी, डेल नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन पी, या डेल नॉट की वैल्यू इक्वल टू पी, या नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे वैसे करके कुछ 4 ऑप्शन बन जाएंगे MCQs में। तो उसके लिए कैसे आंसर करोगे, तो ये नहीं कि खाली हम तो ऐसे रट्टा मार लें जान दो बाढ़ में कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये भी याद रखिए वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं होगी, मतलब उसके लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, और कन्फिग्रेशन T2G3 Eg1 आ जाएगा उसका। इसका उल्टा कर दो, अगले पॉइंट में क्या है कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब पेयरिंग होगी। पेयरिंग कौन से लिगेंड्स कराते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कराते थे, इसका मतलब कहीं भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी इसका मतलब क्या हो रहा होगा, पेयरिंग हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होगी। तो अगर कहीं D4 की कन्फिग्रेशन आपको लिखने को आई है तो आप क्या लिखोगे, T2G पे लिखोगे 4 और Eg पे लिखोगे क्या 0, ठीक है। 5 आए तो T2G पे लिखोगे 5 और Eg पे लिखोगे क्या 0, 6 में T2G पे 6 और Eg पे 0, 7 में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि ये तो फुलफिल हो चुका है, आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो। तो ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कहानी, और इससे पहले जो बताई थी वो थी वीक फील्ड लिगेंड के लिए कहानी। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड कैसे पता चलेंगे, ऑर्डर लिखवा चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट क्रैम दैट ऑर्डर, ताकि आप क्या कर सको, क्वेश्चन कर सको बड़ी आसानी से। टेट्राहेड्रल की बात करें, ये सब कहानी जितनी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये देखिए जितनी भी कहानी मैंने आपको ये सब पढ़ाई है ना, सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट पूरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन जर्नल है, लेकिन यहाँ से थर्ड से जितनी भी कहानी मैंने पढ़ाई स्प्लिटिंग वगैरह की, ये सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटरिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग दो तरीके के कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, सिर्फ, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ते। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके की होती है, देखिए डायग्राम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग इस तरीके की होती है कि ये डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल, इनके ये हो गया बेरी सेंटर, यहाँ पे डेल टी से डिनोट कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल है। ये होगी एवरेज एनर्जी इसकी, ये वाली एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है, और ये एनर्जी नीचे क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे स्प्लिटिंग इस तरीके की होती है कि T2G वाली जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, EG वाली की एनर्जी कम होती है। कहने का मतलब यहाँ पे चीज़ें पलट जाती हैं, यहाँ पे T2G बाद में आता है और EG पहले आता है। तो EG लिखेंगे हम लोग पहले और T2G लिखेंगे क्या, बाद में। तो कहीं भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आएगी तो मैं EG की फिलिंग पहले करूँगा, T2G की फिलिंग बाद में करूँगा, समझ गए। EG की फिलिंग पहले करूँगा बिकॉज इट हैज़ लोअर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू T2G। अब यहाँ पे वही एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब पेयरिंग होगी या नहीं होगी वही कौन डिसाइड करेगा, डेल टी और पेयरिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड, वो सब कहानी सेम है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग नहीं करा पाएगा इसका मतलब कि EG में आप लोग क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉन्स भरते चले जाओगे। पेयरिंग नहीं कराएगा, मान लो कहीं कन्फिग्रेशन आए क्या कि D3 है और टेट्राहेड्रल है, D3 है और टेट्राहेड्रल और वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होगा कि आप लोग पेयरिंग नहीं करा सकते। तो 1 और 2 और आप लोग T2G में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, तो कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, EG पे 2 और T2G पे 1। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर ये D3 की जगह क्या हो जाए, D5 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, D5 में मैं यहाँ पे लिखूँगा EG पे तो 2 लिख, EG पे मैं पहले देखो एक एक फिल करके देखूँगा, 1 2 और T2G में कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग इसके बस की नहीं है। लेकिन अगर D3 बोला उसने बोला कि D3 कन्फिग्रेशन है, लेकिन मुझे पता चला कि लिगेंड जो था वो कैसा था, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो मैं क्या करूँगा, कन्फिग्रेशन ये हो गया EG का सेट और ये हो गया मेरे पास में T2G का सेट। तो वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन आप यहाँ नहीं भर सकते, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल की कहानी चल रही है, ध्यान रखना। EG पे 3 और T2G पे 0। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, सीख जाएंगे और क्वेश्चंस भी आगे कर पाएंगे। ठीक, लिमिटेशंस क्या क्या हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, 2 ही लिमिटेशन कर रहे हैं हम लोग। पहली लिमिटेशन है कि एज द लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, लिगेंड को हम लोग पॉइंट चार्ज मान रहे थे, ऊपर बताया था ना। तो एनायनिक लिगेंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन एनायनिक लिगेंड जो हैं वो लो एंड पे दिखाए गए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। लो एंड पे दिखाए गए मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड दिखाए गए। कहने का मतलब क्या है इस लिमिटेशन का, इस लिमिटेशन का कहने का मतलब ये है कि हमने बोला कि एनायनिक लिगेंड जो होते हैं वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करेंगे तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने चाहिए। लेकिन एनायनिक लिगेंड्स तो वीक फील्ड लिगेंड है, आपने देखा ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कैसे थे, वीक फील्ड लिगेंड थे। तो पहली लिमिटेशन तो यही होगी कि वीक फील्ड लिगेंड है वो, फिर भी उन्हें पॉइंट चार्ज मान रखा है। अगर पॉइंट चार्ज मान रखा है तो वो तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे, वो तो लेकिन कम स्प्लिटिंग कराते हैं। तो पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को कंसीडर ही नहीं करती और क्या मानती है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कैरेक्टर कंसीडर करके सारी थ्योरी को बना दिया गया है। तो ये 2 लिमिटेशन है इस पर। ठीक, ये हो गई पूरी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड, NCERT एक्सरसाइज का ही वो क्वेश्चन होगा, आप उसे करने की कोशिश करोगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो जब हम लोग NCERT एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे तो फिर उस क्वेश्चन को आपको करा देंगे। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। एक्सरसाइज का नहीं, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो हेक्सा, बड़ा कर देता हूँ, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन while the hexacyano ion contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. कह हेक्सा एक्वा मैंगनीज जो आयन है उसके पास में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हेक्सासाइनो की बात करें तो उसके पास में सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस बात को समझाइए जाए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ब्याह पे। तो थोड़ी सी आप अपनी अकल का इस्तेमाल कर लीजिए और थोड़ा सा जो मैंने समझाया उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आप बना लोगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से समझी है। एक बार में नहीं समझ में आई होगी, मुझे पक्का पता है। ऑफलाइन में भी मुझे 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करना पड़ा था। तो आपके पास में एक एडवांटेज ये है कि आप जहाँ भी समझ में नहीं आता वहीं से क्या कर सकते हो, वीडियो को प्लेबैक कर सकते हो और देख सकते हो।
तो ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सब कुछ। एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें मेटल कार्बोनिल और वर्नर्स थ्योरी कराएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबको समझ में आई हो बढ़िया तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुझे नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हो बच्चों को, या फिर क्वेश्चन हो जाते हैं उनसे बच्चे सब फंसते हैं नेमिंग के क्वेश्चन में, पक्का बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने नेमिंग के आपको 2 वीडियोस दे दिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चंस बता दिए हैं कैसे करना है, अगर नहीं आएगा तो इसे भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो मैं सारी सॉल्व कराता ही हूँ आपको, तो इससे बेस्ट बात हो नहीं सकती कहीं आपको किसी दूसरे चैनल पर, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट चीज़ें मिल पाएंगी। मिलेंगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।